में आई तत्ता जब, आया भी नहीं अभी पहला सावन, आया भी नहीं अभी पहला सावन, फैलाने लगे हैं सहयोगी दामन। नई सरकार बन गई, बजट बनने की तैयारी हो रही है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर के सबकी चिंता है कि क्या होने वाला है। सचमुच में जो वायदे किए गए हैं, जो घोषणा पत्र में चाहे कांग्रेस ने कहा हो या उसके सहयोगी दलों ने कहा हो, और जो बड़े बड़े कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, क्या सचमुच में उसकी छाया बजट पे दिखाई देगी? क्या इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सोचती रही है कि वह जनता की बात करेगी, जनता के लोगों के लिए जो कुछ दे सकती है वो देगी, ऐसा कुछ हो पाएगा? हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के आर्थिक सलाहकार रहे, सोनिया गांधी के सलाहकार रहे और पार्टी के सचिव श्री जयराम रमेश जी से। रमेश जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और बातचीत इसी से शुरू करना चाहेंगे कि आप कहते थे चुनाव के समय, आपका ही नारा था कि आम आदमी का हाथ और कांग्रेस का हाथ और आम आदमी का साथ। तो आप ये बताएं कि जो जमीन का आदमी है उसका साथ आप कितना इस बजट में दिखाई देगा या आपकी सरकार के कार्यक्रमों में दिखाई देगा? देखिए, आपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जिक्र किया। अगर आप वो प्रोग्राम को देखें, वो एक राजनीतिक दस्तावेज है और वो आम आदमी का दस्तावेज है। उसमें प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता किसान और खेत मजदूर है, प्राथमिकता बुनकर पर है, प्राथमिकता रोजगार पर है। ये आम आदमी जो आज हर एक राज्य, सारे भारतवर्ष में आम आदमी की जो चिंता है, कृषि की चिंता हो, रोजगार की चिंता हो, या शिक्षा या हेल्थ सेक्टर में जो जी कंसर्न हो, ये सब इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दर्शाता है। लेकिन जयराम जी, लोग ये सोच रहे हैं कि जिन लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्रियान्वित करने वाले हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी छवि अच्छी है, लेकिन उनको ही माना जाता है, मैंने राव रिजी में जिस तरह से उदारीकरण का दौर तब शुरू हुआ था, तो ऐसा लगता है कि ये कागज पर तो कार्यक्रम है। नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बात सही है कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, सरकार के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो सारे जो हमारे सहयोगी पार्टी हैं, वामपंथी पार्टी हैं, प्रांतीय पार्टी हैं, ये सब उन पर हस्ताक्षर किया है इन्होंने। और ये जो कॉमन प्रोग्राम है, आम आदमी का प्रोग्राम है, उसको लागू करने के लिए उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी पड़ती है। पर इसके अलावा सरकार ने अभी घोषणा की है 1-2 दिन पहले कि एक राष्ट्रीय काउंसिल होगा, एक नेशनल काउंसिल होगा, जो सोनिया जी उसकी अध्यक्ष रहेंगी। और राजनीतिक तौर से हम बाहर से भी सरकार पर थोड़ा दबाव लाएंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो। लेकिन तो क्या समानांतर एक तरह से, जैसे कहा जा रहा है सोनिया गांधी उसकी अध्यक्ष होंगी, जैसे आपने कहा काउंसिल होगी, जो परिषद होगी, उसमें सलाहकार होंगे, सो एक ये शंका हो रही है कि क्या सरकार एक पैरेलल समानांतर सत्ता की बात जो कही जाती है? ये बिल्कुल गलत सहमी है, बिल्कुल गलत है। सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह जी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये नेशनल काउंसिल का अध्यक्ष भी रहेंगी। और एक नेशनल काउंसिल जो है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक बॉडी नहीं है, ये एक राजनीतिक बॉडी भी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, जो सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ को ले, एक्सपर्ट को लाएं, विशेषज्ञों को लाएं, और एक माने सलाह के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें दे, रिकमेंडेशंस दें कि सीएमपी का इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से होना चाहिए। सीएमपी में हमने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने कई वादे किए हैं, उन वादों को हमें अभी कार्यक्रम में बदलना है। तो वो कार्यक्रम कैसे हों, उसकी रूपरेखा कैसी हो, तो ये सब चर्चा होगी नेशनल काउंसिल में। पर कोई ये बिल्कुल गलत है सोचना कि सरकार और ये नेशनल काउंसिल या सरकार या कांग्रेस पार्टी अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है, आम आदमी के साथ। जयराम जी, आप चूंकि कंप्यूटर बॉयज में से माने जाते हैं, राजीव जी के साथ आपने काम शुरू किया था, तो ये कहते हैं कि साहब कंप्यूटर पर स्कीम बनती है। दिग्विजय सिंह आपके मुख्यमंत्री रहे, अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे, कई मुख्यमंत्री जो फेल हुए, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं या एसएम कृष्णा भी शामिल हैं, कुछ हद तक जिस तरह से वहां पर नहीं हुआ। सो क्या ऐसा तो नहीं होता कि ये जो कार्यक्रम बनते हैं कंप्यूटर पर, आप सोचते हैं कि भाई यहाँ ये सड़क है तो ठीक है, बिजली है तो ये इंप्लीमेंट ठीक होगा, मैंने एक अमेरिकन मॉडल भारत जैसी स्थितियों में कहीं ऐसा नहीं लगता कि अव्यवहारिक? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सब कार्यक्रम जो है कंप्यूटर पर आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर पर सोच सकते हैं, पर अल्टीमेटली अंत में कौन इंप्लीमेंट करता है? राजनीतिक पार्टी इंप्लीमेंट करती है, संगठन इंप्लीमेंट करता है, जो कार्यकर्ता है गांव के स्तर पर, जमीन के स्तर पर, उसको एक भावना आनी चाहिए कि वो सरकार के कार्यक्रम को वो लागू कर रहा है। तो ये बात सही है कि हमारे संगठन में भी कई कमियां हैं। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया था, अजीत जोगी ने भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किया था, पर हम उसको बदल नहीं पाए वोट में। हमारी सरकारें गिर गई, हमारी पार्टी बड़ी भारी मात्रा में हम विधानसभा चुनाव हारे पिछले 6-7 महीनों में। तो हमारी कमी ये रही कि हमारी कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम सही था, पर उसको हम एक राजनीतिक
रंग नहीं दे पाए। संगठन को एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग जो होनी चाहिए, संगठन के कार्यकर्ता को जो सोचना चाहिए कि यह हमारे प्रोग्राम है, इसको हम पैदा नहीं कर पाए। बंगाल में देखिए पिछले कितने 27 या 28 साल से सीपीएम वही कार्यक्रम लागू कर रही है जो दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत कह रहे थे, पर वो बार बार इलेक्शन वहां जीतती है, हम इलेक्शन जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपकी इस काउंसिल में क्या कार्यकर्ताओं की एक पूछ होगी? जैसे राजीव गांधी ने शुरू किया था डेवलपमेंट सेंटर जैसा एक केंद्र शुरू किया, और उन्होंने कहा था कि भाई कार्यकर्ता है बताए, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि सलाहकार यदि होंगे, लेकिन सलाहकार से उतना काम नहीं है जितना नीचे की, यदि हर जिले से आपके पास रिपोर्ट आएगी कि भाई हमारे जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए हम जो सरकार की जिम्मेदारी है उसको हम डाइल्यूट करना नहीं चाहते हैं, उसको किसी तरह से हम कम नहीं करना चाहते हैं। ये काउंसिल एक माध्यम है जहां एनजीओ के लोग आएंगे, विशेषज्ञ आएंगे, जमीन के स्तर के लोग आएंगे और कहेंगे कि देखिए वास्तविकता क्या है, ये सीएमपी की प्रोग्राम जो है इस ढंग से लागू हो रहा है और क्या सुधार लाना चाहिए। एक सुनवाई होगी। माने ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, काउंसिल सिर्फ सिफारिश दे सकती है सरकार को, पर एक सुनवाई होती है। देखिए अक्सर मैं भी सरकार में काम कर चुका हूं, आप भी सरकार देख चुके हैं, सरकार में एक ऐसी भावना आ जाती है सरकार हम सब जानते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी मैं सरकार में जाके काम करूं, भाई मैं सब जानता हूं, सरकार सब कुछ जानती है, सरकार बहुत प्रभावशाली हो जाती है। तो सरकार को भी थोड़ी खुले ढंग से काम करने की जरूरत है। बाहर से जो लोगों की सुनवाई है, लोग क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनने की जरूरत है, और काउंसिल एक ऐसा माध्यम है। चलिए, आपने जिस तरह से बात कही कि कम से कम लोगों की सुनवाई होगी, लेकिन प्रतिपक्ष के साथ कैसे लड़ाई हो सकती है, प्रतिपक्ष से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि लगातार हमले सरकार और सरकार के कार्यक्रमों पर होने वाले हैं। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। From the House of Action, स्वाद सुगंध का राजा बादशाह मसाला, पीपी डिजिटल इन्वर्टर, देश का पहला वॉल माउंटेड डिजिटल इन्वर्टर, और बाल चमके मजबूत बनके नया गार्नियर फ्रूक्टस। एनकाउंटर कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सचिव, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ जयराम रमेश जी से। जयराम जी, अभी आपने कहा कि आप सुनवाई तो करेंगे, लेकिन आप देखिए प्रतिपक्ष, उसको आप कमज़ोर न माने। वही इंडिया शाइनिंग के दावे जो बड़ी बड़ी बीजेपी करती थी, आज भी वो प्रतिपक्ष में है, उनके पास एक से एक कद्दावर नेता भी, चाहे वो लोकसभा में राज्यसभा में हो। आप पर हमले भी होंगे कि आप उसको कैसे मतलब जवाब दें, आप उनके प्रति भी हैं। और सबसे पहले यही हमला होने लगा है कि आपने भ्रष्ट लोगों को, अपराधियों को, उन सबको जगह दे दी है सरकार में। तो आप कांग्रेस पार्टी उसका सामना कैसे करेगी? देखिए, प्रतिपक्ष का काम यह है कि वो सरकार का विपक्ष करे, ये बिल्कुल सही है। पर अगर आप कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड देखें पिछले 5-6 सालों में, मैं समझता हूं जब इतिहास लिखा जाएगा, ये कहा जाएगा कि कभी ऐसी प्रतिपक्ष की पार्टी सरकार को इतनी रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं दे पाई जितनी कि कांग्रेस दी। जो हमारा रिकॉर्ड है, जब हम प्रतिपक्ष में रहे हैं, जब भी नेशनल इंटरेस्ट आया हो, सुरक्षा के मामले में, जम्मू एंड कश्मीर के मामले में, पाकिस्तान से बातचीत के मामले में, या आर्थिक मामलों के मामले में, हमने सरकार के साथ दिया था। हमने सरकार के विरोध भी किया था पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी। पर जब कोई लेजिस्लेशन आया, जो बिल आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, हमने अपना पूरा समर्थन दिया, बिना पूछे हमने समर्थन दिया। अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है। वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये इलेक्शन हारेगी, वो हार गए। वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं रही। तो वो ये देखिए, जो हार में एक जो रुख अपनाना चाहिए, जो हारा है वो नहीं अपना रही है। लेकिन मिस्टर क्लीन की जो बात है कि वो बार-बार, चूंकि आप लोग, मैंने कहा ना, राजीव गांधी की परंपरा से यदि जोड़े, सोनिया गांधी रही, उसके बाद भी जो ऐसे लोग जिनकी छवि अच्छी नहीं थी, उनके साथ समझौता करना या मजबूरी आपकी है? या अटल बिहारी जी ने एक बार कहा था, और मैं फिर से दोहराऊंगा, उन्हीं को कहूंगा कि उन्होंने एक बार कहा था कि जो शीशे के महल में रहते हैं उनको दूसरों पर पत्थर फेंकने का कोई हक नहीं है। People who live in glass houses should not throw stones at others, उन्होंने कहा था। तो आज देखिए बीजेपी का रिकॉर्ड क्या है। वो उनकी छवि देखिए, जो राज्यसभा में चुनकर आ रहे हैं उनकी छवि देखिए, उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की छवि देखिए। तो ये बार बार ये फेंकना टेंटेड है। हमारे भी टेंटेड है, तो आपके भी टेंटेड हो सकते हैं। आपके गृह मंत्री टेंटेड थे, आपके मानव संसाधन मंत्री टेंटेड थे, आपकी उमा भारती जी टेंटेड थी। तो ये देखिए, टेंट का मामला अगर आप शुरू करें तो कहां तक जाएगा। देखिए, आप राजनीतिक
बेशक आप राजनीतिक पॉइंट स्कोर करिए, बेशक आप कहिए कि हमारा पोजीशन ये है, पर पार्लियामेंट को बार बार इस ढंग से स्थगित करना, मैं समझता हूं ये प्रतिपक्ष की बिल्कुल गैर जिम्मेदारी काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से तहलका मामला भी उठाया गया था कांग्रेस ने, अब भी क्या इस तरह के जो सत्ता के दलालों के खिलाफ जो कांग्रेस का नारा रहा है? दिलीप सिंह जुदेव जो फिल्म पर देखे गए थे, सारे देश ने फिल्म पर देखा था, वो आज राज्यसभा के वो उम्मीदवार बनकर खड़े हुए हैं बीजेपी के साइड में से। तो क्या टेंट है? दिलीप सिंह जुदेव कोई टेंट नहीं था। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में एक और ऐसा उम्मीदवार है जो एक मर्डर केस में कन्विक्ट हुआ है, और उनको आप आज राज्यसभा में उम्मीदवार खड़े करके आ रहे हैं। तो क्या टेंट है? आप बिहार की टेंट कर रहे हैं, तो मैं बीजेपी की टेंट की बात कर सकता हूँ। तो इस पर कोई मोरालिटी, लेकिन इस पर कोई सर्वानुमति नहीं बन सकती कि साथ बैठ के चलिए हम करें। जिसको मर्डर चार्ज में, जैसे आपने कहा कि कन्विक्ट हो चुका है, उसको कम से कम वो राज्यसभा में ना आए, लोकसभा में ना आए, ऐसी गारंटी देने के लिए कुछ आप लोग कोई कोशिश करेंगे? आलोक जी, अब तक हम चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ एक उदाहरण है जहाँ जो आदमी कन्विक्ट हो चुका है, आदिवासी औरत को मारने के चार्ज पर कन्विक्ट हो चुका है, जेल जा चुका है, आज वही आदमी को बीजेपी राज्यसभा में लाना चाह रही है। तो उससे बड़ा और कलंक क्या हो सकता है? शायद आप जिसका कह रहे हैं वो तो लोकसभा में आ चुके हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को कैसे रोकें? क्या इसके लिए आप कोई बिल लाने की कोशिश करेंगे कि भाई? बिल्कुल, देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हुआ है, मनी पावर जो हुआ है, इस पर इलेक्ट्रल सारे सर्वानुमति, आपने कहा, एक आम सहमति बनने की जरूरत है कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस आए, लोगों में एक हौसला आए कि देखिए जो लोग वो चुन रहे हैं, जिनके पक्ष पर वो वोट डाल रहे हैं, वो सही ढंग के हैं, उनका बैकग्राउंड सही है, वो एसेट अभी हम डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए ये सब एक छोटे छोटे कदम है, पर मैं समझता हूँ अगले 3-4 साल में अगर हम अपनी राजनीतिक मतभेद को भूलकर टेबल पर बैठकर ये तय करें कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ऐसे लोगों को हम राजनीति में नहीं लाएंगे सर्वानुमति से और एक आम सहमति से, तो मैं समझता हूं राजनीति को हम साफ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मनी पावर की बात है, आपकी पार्टी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो राज्यसभा में आ जाते हैं मनी पावर के बल पर। देखिए, क्या इसको भी रोकने की कोई कोशिश होगी? मनी पावर तो सब पार्टी में है। असलियत यह है कि हर एक पार्टी में मनी पावर, देखिए अभी देखिए मनी पावर, अगर आप बीजेपी की लिस्ट देखें, मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं जो उनका सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, मनी पावर। नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर मनी पावर ही है। तो हमारी ये कांग्रेस पार्टी की विशेषता नहीं है, सारे पार्टी में मनी पावर है, समाजवादी में भी मनी पावर है। तो देखिए मनी पावर, क्यों मनी पावर इतना महत्व रखता है? क्योंकि हम वेस्टर्न मॉडल ज्यादा बनाने लगे हैं हमारी डेमोक्रेसी में, जिस तरह से प्रजातंत्र हमारी जो इलेक्शन फाइनेंसिंग जो है, हमारा ढांचा जो है, हमारा प्रणाली जो है, सिस्टम जो है इलेक्शन फाइनेंसिंग का, वो एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है जब पार्टी को भी बिल्कुल पारदर्शी ढंग से पैसा नहीं लेना चाहती है, और जो पैसा देता है वो भी चाहता है कि वो अंडर द टेबल दे, वो आप चेक से मत दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ चेक से पैसा लेना चाहिए, पर हम कैश लेना चाहते हैं, और जो आप दे रहे हैं आप भी कैश लेना चाहते हैं, आप मुझे चेक भी नहीं देना चाहते हैं। तो ये एक बिल्कुल तालमेल, जुगलबंदी हो गया है हम, मेरे और आपके बीच में, कि हम ब्लैक मनी को सर्कुलेट करते रहें। जब तक हम स्टेट फंडिंग नहीं लाएं, जब तक सरकारी ढंग से हम इलेक्शन को नहीं चलाएं, जब तक हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरनल अंदरूनी मामलों में एक परिवर्तन नहीं लाए कि वो पैसा जो इकट्ठा करती है वो सिर्फ पारदर्शी ढंग से इकट्ठा करेगी, तब तक ये मनी पावर का महत्व रहेगा। आपने ठीक बात कही कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और पारदर्शिता के साथ संगठन मजबूत होना चाहिए। संगठन कैसे मजबूत हो सकता है और नई पीढ़ी आकर के क्या कुछ कर सकती है कांग्रेस के लिए या देश के लिए, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस हफ्ते आउटलुक साप्ताहिक में पढ़िए, दागी कौन नहीं, भारतीय जासूसों ने ही किया चौपट भारत का गुप्तचर तंत्र, रहस्य में मौत में फंसा फिल्म निर्देशक, साथ में देश और दुनिया की खास खबरें। आउटलुक साप्ताहिक सभी बुक स्टॉल पर उपलब्ध। आउटलुक साप्ताहिक, जन जन से जन मन तक। Animation. The fastest growing industry in India. The industry estimates India needs 20,000 new animators compared to only 4,000 now. Want to make your career in animation? But how? Zika announces 2 years diploma in animation. But where? In the picturesque atmosphere of Festival in Mumbai and at scenic location of Jubilee Hills in Hyderabad. What of a job opportunity?
Zika assures 100% job placement. What about accommodation? Zika provides hostel food and transport at most subsidized rates. To know more, contact us at इनकाउंटर कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सचिव, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ जयराम रमेश जी से। जयराम जी, अभी आपने कहा कि तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है। अब एक पहल और कांग्रेस में लगती है कि एक नई पीढ़ी को सामने लाया जाए। राहुल गांधी सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये डर भी लगता है कि कहीं अपरिपक्वता यदि रही तो उसके खतरे हैं। मान लीजिए उनके जो बयान हैं, क्या उससे पार्टी संकट में तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनमें एक उत्सुकता है, वो नए आए हैं राजनीति में, और मैं समझता हूँ ये वो सीख रहे हैं। पर उनके आने से हमारे कांग्रेस पार्टी में, खास तौर से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस में एक नया जोश आया है। लोग देख रहे हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल राहुल गांधी रहेंगे। ये बात सही है कि एक आदमी से परिवर्तन नहीं आने वाला है। माने सारे संगठन को बदलना होगा, एक टीम को लाना होगा। राहुल गांधी उस टीम के नेतृत्व कर सकते हैं, पर एक आदमी या एक औरत से कोई साईं बाबा नहीं है राजनीति में जो आए और जाए यूपी में और कहा कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। लेकिन जैसे राहुल आए, उनके साथ मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सचिन पायलट हैं, कई लोग हैं। लेकिन ऐसे यंग लोग एक ऐसे परिवार से हैं जो इनके परिवार में ही लोग पहले नेता रहे। क्या आपको लगता है कि जो राज्यों में, जहां आप देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऐसे लोग भी जो कार्यकर्ता रहे, साधारण कार्यकर्ता, उनको भी लाने की कोशिश होगी या नहीं? बिल्कुल आलोक जी, देखिए ऐसे हैं हमारे देश में 4200 एमएलए हैं और 700 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसमें से अगर आप राहुल गांधी, सचिन पायलट, संदीप दीक्षित, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवीन जिंदल, इन सब लोग 10-12 रहेंगे जिनके खिलाफ आप कह सकते हैं कि वो परिवार, राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। ऐसे हजारों लोग जो हैं, जो बहुत साधारण से बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने भी राजनीति में सफलता पाई है। तो बट मीडिया में जो है, हेडलाइन जो है इन्हीं लोगों का आता है, जिनका जो एक परंपरा रही हो, जो परिवार, जाने माने परिवार से आते हैं। पर यह बात नहीं है, अगर आप कई राज्यों में देखिए, हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारे कई ऐसे नेता हैं जो बड़े साधारण से बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन जब आप यंग को जोड़ेंगे, सबसे बड़ी उनकी आवाज है कि बेरोजगारी, खास करके, और लेफ्ट पार्टीज भी इसी बात को कह रही हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर पिछली सरकार को भी बहुत धक्का लगा। आपने भी वो आवाज उठाई थी। क्या उसकी तरफ आपके पास कोई ऐसी योजना है कि आप सचमुच में रोजगार दे सके? क्योंकि रोजगार मॉडर्नाइजेशन के साथ, उदारीकरण के साथ तो कम हो रहे हैं। देखिए, खास बात यह है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार कम हो रहे हैं और असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है। तो चुनौती यह है कि संगठित क्षेत्र में, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रोजगार हम कैसे बढ़ाएं। तो तभी हम बढ़ा पाएंगे जब आर्थिक उन्नति होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ से नए रोजगार पैदा होंगे। और ग्रामीण इलाके में वहाँ रोजगार की चुनौती और ही अलग है। तो ये कई हमारे जो बजट आने वाली है 5 जुलाई को, मैं समझता हूँ ये सब इन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। खास तौर से रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। और हम ये मानते हैं कि रोजगार तभी बढ़ सकता है जब आर्थिक उन्नति हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो। और युवा रोजगार, खास तौर से हमारी जो है युवा रोजगार की प्रॉब्लम है। और खास तौर से मैं ये भी बता दूं, लोगों को मालूम नहीं होगा, हमारे देश में 60 और 70% बेरोजगार जो हैं वो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। हमारी जो बेरोजगारी है, इलिटरेट बेरोजगारी नहीं है। लेकिन उद्योगों के लिए पूंजी चाहिए, व्यवसाय के लिए पूंजी चाहिए, और पूंजी केवल उधार लेकर के नहीं हो सकती है। आपको एक विश्वास होना चाहिए, चाहे मुलायम सिंह हो या लालू यादव हो। लोग यूपी बिहार में जाकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पूंजी लगाना नहीं चाहते। ये अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उछल पुछल आया है, एक सोशल रेवोल्यूशन आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। पर साथ ही साथ ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई है, और ये जो राजनीति उत्तर भारत में है, आरक्षण की राजनीति हो गई है, राजनीतिक राजनीति हो गई, यानी सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज। दक्षिण भारत में जाइए, सरकार आते हैं, सरकार जाते हैं, या पश्चिम भारत में जाइए, सरकार आती है, सरकार जाती है, पर विकास का काम चलते रहता है। पूंजी निवेश जो करते हैं, इन्वेस्टर जो हैं, उनका हौसला कम नहीं होता है। अभी देखिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सरकार बदले हैं, पर किसी को कोई चिंता नहीं है कि नीतियां का क्या रूप होगा। सब लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आर्थिक नीति चलेगी, पर वहां प्राथमिकता किसानों पर भी रहेगी। पर वो जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो ग्रोथ के पक्ष में होगा। अफसोस की बात है कि खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी, और उड़ीसा में भी है, कि ये एक
माने एक अनसर्टेनिटी आ चुका है और इन्वेस्टर तो क्या आप उस सरकार को गिराने की तैयारी कर रहे हैं जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं बार बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बयान तो जरूर दे रहे हैं, लोगों की समस्याएं को हम आगे ला रहे हैं, पर हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम गैर कानूनी रूप या अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूप से हम सरकार को गिराएं। हम समझते हैं जब इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप गिरेगी। जब इलेक्शन होगा तब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप गिरेगी। हमारा कोई इरादा नहीं है, पर हमारी पार्टी जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो लोग कह रहे हैं, उनको हम आगे लाना चाहते हैं, जनता के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो 10 जनपद है या वामपंथी पार्टियों का जमघट जिसको कहना चाहिए कि उनकी अपना एजेंडा है, उसका दबाव अधिक रहेगा इस सरकार और सत्ता में, या आपका अपना दबाव, कार्यकर्ताओं का दबाव, या सरकार की अपनी इच्छा? देखिए ये एक गठबंधन सरकार है, ये मानकर चलिए, ये कांग्रेस सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार है, बिल्कुल, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हैं। इसमें कोई मतभेद का सवाल नहीं आता है, ये जुगलबंदी है, अपने आप साथ कर। अच्छा, आपने वामपंथी पार्टियों का जिक्र किया, उनकी भी अलग अलग प्राथमिकता है। वो अंदर आके कहते हैं कि हम एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन को सहमति है, पर बाहर जाके कहेंगे कि नहीं, हमें ट्रेड यूनियन का समर्थन देना होगा। ये सही है, ये हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, लोगों को प्रोटेस्ट करने का एक हक है, लोगों को कहना कि हम इसके खिलाफ हैं, कहिए, ये हम लोकतंत्र हैं, हम कोई तानाशाही देश नहीं है। हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कार्यक्रम जो है, आलोक जी मैं कह दूं, पिछले 15 साल में राजनीति से जुड़ा नहीं है। ये मेरे जैसे 10-15 लोग कंप्यूटर